हीलिंग योर इमोशनल सेल्फ बाय बेवर्ली एंगल। क्या आपको पता है उन जख्मों का क्या होता है जिनका आप इलाज नहीं करते? वो पक जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। आपको लगता है कि दर्द को नजरअंदाज करने से वो खत्म हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में वो और भी गहरा हो जाता है। ऐसा तब भी होता है जब आप अब्यूज यानी कि गलत बर्ताव को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। जो सदमा या घाव आपने बचपन में महसूस किया होगा वो बड़े होने के बाद भी आप में दिखाई देगा। अगर अब्यूज को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो अलग अलग रूप में बाहर आने लगता है। ये डिप्रेशन के रूप में डेवलप हो सकता है। इसकी वजह से इंसान लोगों से मिलने जुलने से कतराने लगता है। ये उसके अंदर आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम को भी कम करता है और उसके अंदर अकेलेपन और गिल्ट की भावना पैदा करता है। ये अब्यूज के कुछ लक्षण हैं, लेकिन मिरर थेरेपी के द्वारा आप उन जख्मों को भी आसानी से भर सकते हैं जो आपने सोचा था कि वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो आइए इस थेरेपी को समझने की कोशिश करते हैं और इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। आवर पेरेंट्स एज मिरर्स। अपने आप को शीशे में देखिए। आपने जिसे देखा क्या वो आपको पसंद है? क्या आपको उन छोटे छोटे पिंपल्स की चिंता है जो आपके चेहरे पर निकल आए हैं? जब आप खुद को देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप सबसे पहले अपने अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं या फिर दूसरे लोगों की तरह अपनी कमियों और अपनी फेलियर को देखते हैं? लोग अक्सर खुद के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। शायद आप भी उन लोगों में से एक हैं। आप कैसे दिखते हैं या जॉब पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इससे आप खुश नहीं हैं। अगर आप इंप्रूव होना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर अगर आप बार बार खुद को कोसते रहते हैं तो ये गलत है। आपको अपनी अचीवमेंट पर खुश होने का हक है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आपको अपने आप पर गर्व करने का हक है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से करनी है? अपने आप पर गर्व करना भी एक अलग एहसास है। इसके लिए सबसे पहले आपको आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम का मतलब पता होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, यानी आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं। जब आपका सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है तो आप खुद की इज्जत करते हैं, खुद को पसंद करते हैं, आप खुद की वैल्यू या अहमियत समझते हैं। आपका सेल्फ एस्टीम आपकी जिंदगी के हर पहलू को अफेक्ट करता है। यह आपके रिश्ते बनाने की एबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, फिर चाहे वो कोई रोमांटिक रिलेशन हो या कोई और। सेल्फ एस्टीम इस बात पर भी असर डालता है कि आप अपने टैलेंट और काबिलियत को कितना यूज कर पाते हैं। अगर आपका सेल्फ एस्टीम कम है तो आप रिश्ते बनाने से कतराएंगे। आप अपना पैशन या मनपसंद की चीजें भी फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको कुछ भी ट्राई करने से बेहद डर लगने लगेगा। सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट से अलग होता है। बहुत से लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब आपकी नजरों में आपकी क्या इमेज है। ये वो है जिसके कारण आप सोचते हैं कि दूसरे लोग आपको कैसा समझते हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप अपने लिए कितना सम्मान रखते हैं, जबकि सेल्फ कॉन्सेप्ट बताता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है। मैं एक थेरेपिस्ट हूं। आपका बचपन ही आपके कम सेल्फ एस्टीम और नेगेटिव सेल्फ इमेज का सबसे बड़ा कारण है। साइकोलॉजी की फील्ड के लोग इस बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपका बचपन कैसे गुजरा, इसका आपकी पूरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। गैर जिम्मेदार और गलत बर्ताव करने वाले पेरेंट्स के बच्चों के सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज को डैमेज कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब उनमें अंडरस्टैंडिंग और प्यार की कमी होती है। ऐसा तब होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार और इज्जत नहीं देते और अक्सर अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मैथ्यू के पापा उन लोगों में से थे जो हमेशा अपने बेटे के काम में कमियां और गलतियां निकाला करते थे। जब वो बच्चा छोटा था तब मैथ्यू ने उसके पापा को खुश करने के लिए लगभग सब कुछ ट्राई कर लिया। मैथ्यू पढ़ाई में अच्छा था। उसने पियानो बजाने के बजाय स्पोर्ट्स को चुना क्योंकि उसके पापा यही चाहते थे। मैथ्यू ने वो सब करने की कोशिश की जो उसके पापा चाहते थे।
लेकिन इतना सब भी उनके लिए काफी नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है कि मैथ्यू का सेल्फ एस्टीम कम हो गया था और उसने खुद की नेगेटिव सेल्फ इमेज बना ली थी। वो सोचने लगा था कि वो किसी काम का नहीं है। कुछ अचीव करने के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि यह काफी नहीं है। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो मैथ्यू कहता कि तो कोई भी कर सकता है। उसे खुद पर कभी भी गर्व नहीं हुआ। मैथ्यू की परवरिश ने उसमें नेगेटिविटी भर दी थी। आप खुद को कैसे देखते हैं इसका बहुत गहरा असर होता है और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ये फीलिंग डेवलप होती जाती है। जब आप बच्चे थे तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही ये जानने का ज्ञान था कि आप कौन हैं। इसी वजह से आपके पेरेंट्स एक शीशे की तरह होते हैं। वो बच्चे को बताते हैं कि वो कौन है, क्योंकि बच्चे में ये समझ नहीं होती। जब पेरेंट्स बच्चे की तरफ मुस्कुराते हैं तो बच्चा सीखता है कि वो प्यारा है। अगर पेरेंट्स बच्चे को रोते वक्त संभाल लेते हैं तो बच्चा सीखता है कि कोई उसे प्यार करता है, केयर करता है और वो सेफ है। लेकिन वहीं पेरेंट्स अगर बच्चे के रोने पर उसे नजरअंदाज करते हैं तो बच्चा अकेला और असहाय महसूस करता है और उसे लगने लगता है कि वो किसी के लिए मायने नहीं रखता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब भी उसके पेरेंट्स मिरर की तरह होते हैं। अगर पेरेंट्स हद से ज्यादा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं तो बच्चा सोचेगा कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। अगर पेरेंट्स उसे ज्यादा कंट्रोल करने वालों में से हैं तो बच्चा सोचेगा कि वो उस पर भरोसा नहीं करते। कुछ और लोग भी मिरर की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जैसे आपके टीचर्स और दोस्त, पर सबसे स्ट्रांग मिरर आपके पेरेंट्स ही होते हैं। यह आपकी दया, इंपॉर्टेंस और सेल्फ वर्थ को बनाता है। योर बॉडी एज अ मिरर। बहुत कम लोग ही अपनी बॉडी को लेकर सिक्योर फील करते हैं। आपकी बॉडी इमेज आपके कम सेल्फ एस्टीम का मेन कारण हो सकती है। बॉडी इमेज का मतलब होता है कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस यानी जैसे आप दिखते हैं उसे लेकर कैसा फील करते हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह भी आपके मन में चलता है। आपकी बॉडी आपको अपने बारे में अच्छा या बुरा महसूस करा सकती है। इन सब के अलावा ये दूसरी चीजों के बारे में भी बताती है, जैसे आपके इमोशन और फिजिकल हेल्थ के लेवल के बारे में। आपकी बॉडी ये भी बताती है कि बचपन में आपकी फिजिकल और इमोशनल केयर यानी कि देखभाल कैसे हुई है। आपके पेरेंट्स ने सेल्फ केयर के बारे में आपको क्या बताया है? आपके पेरेंट्स खुद अपनी बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं? ये सब आपको अपनी बॉडी को समझने में मदद करेगा। अगर आपकी बॉडी बेस्ट शेप में हो तब भी आप उदास महसूस कर सकते हैं। आपको ये अब भी अच्छी नहीं लगेगी। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण उनके बचपन में उनके फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया था। इससे आपकी छोटी छोटी कमियां भी आपको परेशान करने लगती हैं। जब आप किसी चीज में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तब भी आपको लगता है कि ये तो आपकी कमियों या फेलियर के सामने बहुत छोटा है। आपकी बॉडी इमेज पर सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है। मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया दूसरा जरिया है जिसका आप पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उन बच्चों के साथ क्या होता है जिनके पेरेंट्स फिजिकल लुक्स या अपीयरेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? ऐसे बच्चों में अपनी बॉडी को लेकर एक जुनून या सनक सवार हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही एनेट के साथ हुआ था। बचपन में एनेट की मां उसे हमेशा सुंदर दिखने के लिए कहती थी। एनेट के पापा ने भी उसे हमेशा डिसेंट दिखने के लिए कहा। उसके पापा हमेशा कहते थे कि एनेट कभी भी अपनी मां से ज्यादा सुंदर नहीं हो पाएगी। बड़े होते हुए एनेट के मन में यह बात घर कर गई कि सिर्फ सुंदरता ही ऐसी चीज है जो कि एक औरत एक आदमी को दे सकती है। कई स्टडी से यह पता चला है कि सिर्फ गिनी चुनी लड़कियां या औरतें ही अपने लुक्स को लेकर खुश हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करने और पसंद करने में बहुत मुश्किल होती है। इस बुक की ऑथर बेवरली ने मिरर थेरेपी नाम की एक एक्सरसाइज डेवलप की है। इसने ऐसे बहुत से लोगों की मदद की है जिनके साथ बचपन में या तो अब्यूज हुआ था या जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसने उनके पुराने जख्मों को भरने में मदद की। इसने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वो असल में वैसे नहीं है जैसा उनके पेरेंट्स ने जताया था। मिरर थेरेपी आपको अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने और नए थॉट्स को बनाने में मदद करती है। हालांकि इंसान के अंदर यह फितरत होती है कि वो खुद में कमी ढूंढता रहता है, लेकिन मिरर थेरेपी आपको अपने आप से अच्छा बर्ताव करना सिखाती है। यह थेरेपी आपको अपने साथ नरमी से पेश आना
और अपनी गलतियों और कमियों को एक्सेप्ट करना सिखाती है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको भी एक मिरर की जरूरत होगी। सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने चेहरे को देखें। आपको क्या दिख रहा है? क्या आप उदास हैं, गुस्से में हैं या आप शर्मिंदा हैं? अब अपनी आंखों में देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आपकी आंखों में डर है या उदासी या फिर गुस्सा है? इसके बाद थोड़ा पीछे हटें और अपनी बॉडी को देखें। आपकी बॉडी आपके बारे में क्या कहती है? अपने आप को किसी दूसरे के नजरिए से न देखें। ध्यान से देखिए, आपकी बॉडी क्या कहना चाहती है। क्या ये कह रही है कि आप गुस्से में हैं, उदास हैं या शर्मिंदा हैं? क्या ये कह रही है कि आप भी अपनी बॉडी के प्रति उतने ही लापरवाह हैं जैसे आपके पेरेंट्स उनकी बॉडी के लिए थे? चौथा स्टेप, अपनी बॉडी के पोस्चर को देखें। क्या आपके कंधे झुके हुए हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपका पोस्चर आपके बारे में क्या कहता है? एक हेल्दी तरीके से अपनी बॉडी के साथ रिकनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज आपको खुद को एक न्यूट्रल और उसके बाद पॉजिटिव वे में देखने में मदद करेगी। उसके बाद जब भी आप खुद को मिरर में देखेंगे तो अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। अब अपनी बॉडी के साथ हेल्दी तरीके से रिकनेक्ट करने के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को देखिए। आप अपने चेहरे के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं या नेगेटिव? अगर ये नेगेटिव है तो इसे लिख लीजिए कि आपको अपने चेहरे में क्या अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, अपने चेहरे के फीचर्स यानी आंखें, नाक वगैरह को देखिए। अब हर फीचर के लिए अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे यह फीचर पसंद है? मुझे यह फीचर क्यों नापसंद है? क्या ये आपके परिवार में से किसी की याद दिलाता है? तीसरी बात, आपके चेहरे के बारे में आपकी फैमिली और पेरेंट्स क्या कहते हैं? उसे लिख लीजिए। क्या वो आपको नेगेटिव बातें कहते हैं? क्या वो हमेशा दूसरे लोगों की तारीफ करते हैं पर आपकी नहीं? चौथी बात, अपनी बॉडी की तरफ देखिए। आपको इसमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? उस बात को याद करने की कोशिश करें जो आपके पेरेंट्स ने आपकी बॉडी के बारे में कही थी। पांचवी बात, एक्सरसाइज के दूसरे स्टेप को रिपीट करें। अपने हर फीचर को देखें और अपने आप से 3 सवाल पूछें। छठी बात, हर उस इमोशन को लिखें जो आपने इस एक्सरसाइज को करते हुए महसूस किया। अपने इमोशंस को जज न करें, बस वही डिस्क्राइब करें जो आप महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे। और इस एक्सरसाइज को समझने के बाद, करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, रिजेक्टिंग योर पेरेंट्स नेगेटिव रिफ्लेक्शन। मिरर थेरेपी एक्सरसाइज आपको यह याद करने में मदद करती है कि जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा था और आपके साथ क्या किया था और उसका आप पर क्या असर हुआ था। इस एक्सरसाइज की वजह से आप ये जान पाएंगे कि आपकी ये नेगेटिव इमेज उसी वजह से आई है। आपको यह भी एहसास होगा कि उन्होंने आपसे जो भी कहा था वो तो ज्यादातर या तो झूठ था या फिर बढ़ा चढ़ाकर बोला गया था। सबसे पहले तो इस गलत इमेज को अपने मन से पूरी तरह से निकाल दीजिए। आप अपनी हेल्दी इमेज तब तक नहीं बना सकते जब तक आप उस नेगेटिव इमेज को न मिटा दें। तो ऐसा किस तरह से किया जा सकता है? आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, सच का सामना कीजिए और अपने अंदर के बंद इमोशंस को बाहर निकालिए। इस बात को मानना आसान नहीं है कि आपके साथ गलत बर्ताव किया गया था,
अब्यूज के कारण शरीर पर लगे चोट के निशान तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन मन पर लगे घावों को कोई नहीं देख सकता। अब्यूज इतना दर्दनाक हादसा होता है कि जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि अब्यूज और नेग्लेक्ट जैसी चीजें बस एक ही बार हों। कई बार ये लगातार लंबे समय तक चलती रहती हैं। ये दोनों चीजें गलत बर्ताव का ही रूप हैं। अब्यूज किसी भी तरह का हो सकता है। वर्बल यानी कि शब्दों और बातों से किसी को चोट पहुंचाना। क्रिटिसिज्म और इंसल्ट भी इसी का हिस्सा है। एक और अब्यूज होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चे से नाजायज उम्मीद लगा बैठते हैं, यानी कोई अनरियलिस्टिक गोल सेट करना वगैरह। जब बच्चा आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता तो उन पर आपा खोकर गुस्सा उतारना भी अब्यूज ही होता है। इसके बाद नेग्लेक्ट की बात आती है। नेग्लेक्ट का मतलब है अपने बच्चे की ओर ध्यान न देना। ये फिजिकल और इमोशनल किसी भी तरह का हो सकता है। एक बच्चा फिजिकली नेग्लेक्ट तब होता है जब उसकी बेसिक जरूरतें जैसे खाना, रहने के लिए घर वगैरह पूरी न की जाएं। इमोशनल नेग्लेक्ट तब होता है जब पेरेंट्स बच्चे को इमोशनल और साइकोलॉजिकल जरूरतें जैसे प्यार और सपोर्ट नहीं देते। आपको इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा कि आपके साथ गलत बर्ताव या अब्यूज किया गया है। इस बात को खुद से जोर से कहिए। अपने पेरेंट्स का बचाव करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह आपको हील नहीं होने देगा। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें तो उन बुरे इमोशन से न लड़ें जो आपके मन से बाहर आएंगे। आप गुस्सा, उदासी और ऐसा फील करेंगे जैसे आपको धोखा दिया गया है। पर आगे बढ़ने के लिए आपको इन सब इमोशंस को एक्सप्रेस करना ही होगा। दूसरी बात, खुद को जिम्मेदार न ठहराएं, बल्कि इस चीज के लिए जो जिम्मेदार हैं उसे नकारने की कोशिश न करें। दूसरे शब्दों में, अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए बहाने न बनाएं। जब भी आप अपना बचपन याद करेंगे तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स पर गुस्सा आएगा। वो लोग जिन्होंने अब्यूज और नेग्लेक्ट को एक्सपीरियंस किया है अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भी अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। आप जिस भी सदमे से गुजरे हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं और आपको उन पर गुस्सा करने का हक है। तीसरी बात, अपने शर्म से आपको पीछा छुड़ाना होगा। जिन बच्चों के पेरेंट्स अब्यूसिव होते हैं उनमें शर्म की भावना गहरे में बैठी होती है। इस वजह से चाहे आप कितना भी अचीव कर लें, फिर भी आप हमेशा हारा हुआ महसूस करते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता। आप अकेला और असहाय महसूस करते हैं, ये जानते हुए भी कि पूरी तरह से आपके पेरेंट्स की गलती थी, न कि आपकी। शर्म की भावना तब भी साथ बनी रहती है। अपने आप को हर वक्त ये याद दिलाना अच्छा होगा कि बचपन में आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाए। जब आप बच्चे थे तब आप भी प्यार किए जाने, सपोर्ट और ख्याल रखे जाने जैसी चीजों को डिजर्व करते थे। यह आपके पेरेंट्स की गलती थी कि उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। खुद से कहिए कि यह मेरी गलती नहीं थी। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत डीप है। जिसने वो अब्यूज एक्सपीरियंस किया है, जिसने वो नेग्लिजेंस महसूस की है, वो कनेक्ट कर पाएंगे। और ये थेरेपी का डीप प्रोसेस है, डीप हिस्सा है। इसीलिए इसे ब्रॉड माइंड से सुनिए और बार बार रिपीट करके सुनिए। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लुकिंग डीपर इनटू द मिरर। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी असली पहचान यानी कि इमेज बनाएं। इसे आपको किसी को खुश करने के लिए नहीं करना है, बल्कि यह आपको अपने लिए करना है। और यह आसान नहीं होगा। आपकी असल पहचान सालों के जजमेंट, नेग्लेक्ट और उम्मीदों के पीछे कहीं दब कर रह गई है, इसलिए इसे बनाने में समय लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, यह सच में इसके लायक होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप असल में कौन हैं? इसे हु आर यू एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहला, लगभग 1 हफ्ते तक अपने आप को ऑब्जर्व करें। अपने दिन भर के ख्याल और इमोशंस को नोट करें। अगर आपको अपनी फीलिंग समझने में दिक्कत हो रही है तो खुद से यह सवाल पूछें कि आपको अकेले रहना पसंद है या फिर आप जितना ज्यादा हो सके किसी के साथ रहना पसंद करते हैं। आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम सिक्योर कब फील होता है?
ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हूं? और आप अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, जैसे अटेंशन और प्यार। दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में एक लिस्ट बनाएं। इसमें आप अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव बातें लिख सकते हैं। उस समय के बारे में इमेजिन करें जब आप स्कूल में थे। अपने आप को काम करते हुए इमेजिन करें, या किसी लाइन में किसी चीज के लिए इंतजार करते हुए, या जब आप किसी बस में सफर कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, इस बुक की ऑथर बेवर्ली की एक क्लाइंट के पास ये खूबियां थी: खुद के थॉट्स और ख्यालों में बिल्कुल खोई हुई, ईमानदार और टैलेंटेड। तीसरा, आप अपने आप को और नोटिस करें। अपनी नई सेल्फ इमेज बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पुरानी इमेज से वाकिफ हों। जब आप दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो क्या आप एक अलग इंसान होते हैं? दूसरे शब्दों में, जब आप लोगों के साथ होते हैं तो क्या आप अपनी कोई आदत या फीलिंग छुपाने की कोशिश करते हैं? इसके बारे में भी सोचें कि जब आप अकेले होते हैं और जब आप दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो आप कैसा बर्ताव करते हैं। चौथा है, अपने बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखें। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हैं कि आपके बारे में सच हैं। हर एक चीज पर विचार करें, यानी कि फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। अच्छे से सोचें कि आप कौन हैं। खुद के प्रति अवेयर होना आपको अपने असली रूप में खोजने में मदद करता है। एक और काम है जो आपको करना है, और वो है अपनी बॉडी और इमोशंस के साथ वापस जुड़ना, यानी कि रिकनेक्ट करना। ये मुश्किल है क्योंकि इतने सालों से आप अपनी बॉडी को लेकर शर्म और नफरत महसूस करते आए हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको इस बारे में बुरा फील करने पर मजबूर किया था। इस वजह से जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपनी बॉडी को हेट करना आपके लिए एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। ऑब्जर्व करना आपकी बॉडी और इमोशन से रिकनेक्ट करने का पहला स्टेप है। अपने मूड और थॉट्स के प्रति अवेयर रहिए। जब आप ऐसा करें तो रिएक्ट करने की या खुद को जज करने की कोशिश न करें। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने इमोशन को खुद पर हावी ना होने दें और अपने इमोशंस को नोट करें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप मिरर में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ऑटोमेटिकली शर्म महसूस हो। तो मेंटली इस इमोशन को नोट करें। कहें कि मैंने शर्म महसूस की, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने आप को बुरे ख्यालों में न फंसने दें। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल और अवेयरनेस की जरूरत होती है, लेकिन पहला स्टेप असल में ऐसा करने की कोशिश करना है। यह आपको अपने इमोशंस को काबू करने में मदद करेगा। आखिर में आप उस नेगेटिव फीलिंग से दूर हो जाएंगे जो अक्सर आपको अपनी बॉडी को देखने पर महसूस होता है। जो लोग गलत बर्ताव करने वाले और बेपरवाह पेरेंट्स के द्वारा बड़े हुए हैं, उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है। अक्सर उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया जाता। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपका मजाक उड़ाया जाता है या आपकी इंसल्ट की जाती है, और आपको ऐसा फील करने के लिए शर्मिंदा किया जाता है। इसलिए अपने इमोशंस को छिपाना आपकी आदत सी बन जाती है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल हो सकता है। यह आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इस तरह आप उन्हें मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत नहीं है और आपको इसे छोड़ना होगा। अपने इमोशंस को बाहर निकालने से आपकी उन पर पकड़ मजबूत होने लगती है। अपने इमोशन से रिकनेक्ट करना आपको खुश और बहादुर फील कराता है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके आप अपनी लाइफ में ज्यादा सही डिसीजन ले सकते हैं। इमोशंस वो मैसेज हैं जो आपको अपने बारे में, आपकी सिचुएशन और आपके माहौल के बारे में समझने में मदद करता है। ये आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। यहां एक एक्सरसाइज है जो आपको अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल होने में मदद करेगी। इसमें आपको अपने इमोशंस की एक लिस्ट बनानी है ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें। उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाइए जो आपको गुस्सा, उदास, शर्मिंदा और संतुष्ट करता है। आप जितना खुलकर इस बारे में लिखेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को जानने लगेंगे। और अब कंक्लूजन का समय, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा और सुना, उनके की टेकअवेज को रिवाइज करने का समय। तो सबसे पहले आपने यह सीखा कि आप बड़े होकर किस तरह के इंसान बनेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपका बचपन कैसा बीता है।
आपने जाना कि आपके पेरेंट्स के द्वारा किसी भी तरह का अब्यूज और नेग्लेक्ट ये तय करता है कि आप आज कैसे हैं। दूसरा, आपने सीखा कि हम सभी अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इमेज को इस बेसिस पर सच मान लेते हैं जो हमें बचपन में बताया गया था। अगर आप कुछ अचीव करके भी ये सोचते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं या ये अचीवमेंट बहुत छोटी है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपको ऐसा ही महसूस कराया था। तीसरा, आपने जाना कि आपकी बॉडी को लेकर आप में जो इनसिक्योरिटी है वो भी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की वजह से ही है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वो खुद अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर थे, इस तरह उन्होंने ये इनसिक्योरिटी आपको भी दे दी। मिरर थेरेपी आपको अपने और अपनी बॉडी के बारे में सारे नेगेटिव थॉट्स भूलने में मदद करती है। यह आपको अपनी तरफ बिना किसी जजमेंट और बिना नफरत के देखने में मदद करती है। मिरर थेरेपी आपको सच्चाई दिखाती है कि आप असलियत में कौन हैं, न कि वो जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया था। चौथा, आपने सीखा कि आपको अपने पेरेंट्स द्वारा बताए गए नेगेटिव बातों से खुद को दूर करने की जरूरत है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, आपको अपने सच का सामना करना है और अपने छुपे हुए इमोशंस को बाहर निकालने की जरूरत है। दूसरा, जिम्मेदारी उसी को दीजिए जो उस चीज के लिए जिम्मेदार है, यानी गलती आपकी नहीं है तो खुद को कोसो मत। तीसरा, आपके पेरेंट्स ने आप में जो शर्म भर दी है उसे छोड़ दें। आपने बचपन में ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे आप अब्यूज और नेग्लेक्ट के हकदार हों, जो आपने एक्सपीरियंस किया। पांचवा, आपने सीखा कि अपनी नई इमेज कैसे बनाएं। ये एक सच्ची और असली इमेज है जो आपके पेरेंट्स की जजमेंट पर बेस्ड नहीं है। अपनी रियल इमेज को खोजने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। अपने आप को हर सिचुएशन में ऑब्जर्व करें, यानी जब आप अकेले हों या फिर किसी के साथ। अपने पूरे दिन के थॉट्स और मूड को नोट करें। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे कि आप कब बिल्कुल नेचुरल होते हैं और कब दूसरों को खुश करने के लिए बदल से जाते हैं। हीलिंग एक लंबा सफर है। हो सकता है कि सफर के दौरान एक ऐसा समय आए जब आपको महसूस हो कि आप अपने सदमे से बाहर आ गए हैं, लेकिन ऐसा भी समय आ सकता है जब आपको लगेगा कि जैसे आपके घाव कभी भी नहीं भरेंगे। इन सभी उतार चढ़ाव के बीच अपने आप पर काम करना जारी रखें। आप अपने दर्दनाक और बुरे बचपन से उभर सकते हैं। आप एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। आप जो भी हैं और आपने जो भी प्रोग्रेस की है उस पर गर्व कीजिए।